नमस्कार। औद्योगिक क्रांति के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि के विषय में बात कर चुके हैं हम लोग। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से उत्तरोत्तर यंत्रीकरण बढ़ता गया, नवीन जो सुधार है, नवीन आविष्कार है और जो भी नई नई चीज़ें हैं उनको किस तरह से कृषि के क्षेत्र में आत्मसात किया गया, उपयोग में लिया गया और इस तरह से कृषि के क्षेत्र में कृषिगत क्रांति हमें इंग्लैंड में नज़र आती है। वस्तुतः कृषि के क्षेत्र में क्रांति ने ही औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में यंत्रों का प्रयोग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई थी, यानी ये पहला क्षेत्र है वस्त्र उद्योग जहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। 18वीं सेंचुरी तक यूरोप में सूत काटने के दो ही इम्पोर्टेंट साधन थे, तकली और चरखा। इन्हीं के माध्यम से सूत काटा जाता था और पुराने जो परंपरागत तरीके हैं उन तरीकों से बढ़ते हुए वस्त्रों की जो मांग थी उस मांग की पूर्ति कर पाना संभव नहीं था। इसके अलावा 1750 से उद्योग कपास का इस्तेमाल भी करने लगे थे। इससे पूर्व सूती कपड़े इंग्लैंड में भारत से आयात किए जाते थे, तो इंग्लैंड ने भारत के वस्त्र उद्योग को खत्म करने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए अपने ही देशीय उद्योग को बढ़ावा दिया और भारतीय आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। आविष्कारों की अगर हम बात करें तो 1733 में जॉन के ने, जो कि एक बुनकर थे, फ्लाइंग शटल, ये एक यंत्र है जिसका आविष्कार किया जिससे कपड़े बुनने के कार्य में अत्यंत तेजी आई। इसके माध्यम से एक जुलाहा जो था वो 10 व्यक्ति के बराबर एक दिन में सूत काट सकता था। तो अब इस यंत्र के माध्यम से कपड़ा बुनने के कार्य में बहुत ज़्यादा तेज़ी हमको दिखाई देती है। तो यंत्रीकरण की शुरुआत हो गई वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में फ्लाइंग शटल के माध्यम से। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी के माध्यम से एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। फिर उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट आविष्कार जो है जिसने महान सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी वो था वर्ष 1769, जिसमें रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक सूत काटने का यंत्र बनाया। ये सबसे पहली ऐसी सूत काटने की मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल की शक्ति के द्वारा चलती थी। कुछ विद्वान इस आविष्कार को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि वो कहते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्तुतः 1769 से ही हुई थी। इतिहासकार फिशर के अनुसार आर्कराइट के आविष्कार ने महान सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली और कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। आगे चलकर और भी आविष्कार हुए। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर एक मशीन बनाई जिसे म्यूल कहा जाता है। इससे और भी बारीक सूत काटा जा सकता था और सूत काटने की गति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन आविष्कारों के फलस्वरूप अच्छा धागा काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा। अब बुनाई के क्षेत्र में भी मशीनी आविष्कार होने लगे। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे यानी पावरलूम का आविष्कार किया जिसे जल की शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जा सकता था। ये जो मशीन है इसके माध्यम से बढ़िया किस्म का कपड़ा इतना सस्ता हो गया जितना इससे पूर्व कभी भी नहीं था। तो लगभग सभी कारखानों में एडमंड कार्टराइट का ये जो करघा था, पावरलूम था, इस मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। अब कृषि के वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रुई की कमी नज़र आने लगी, क्योंकि कपास से जो बिनौला अलग किया जाता था वो प्रक्रिया हाथ से होती थी, इसलिए बड़ी धीमी होती थी। तो एक अमेरिकी शिक्षक थे एली वीड ने, उन्होंने 1793 में कपास उठाने की मशीन का आविष्कार किया और उसका नाम था कॉटन जिन। और इस आविष्कार ने कपास उद्योग के क्षेत्र में क्रांति ला दी, क्योंकि इस मशीन के द्वारा कपास से बिनौलों को इतनी जल्दी अलग किया जा सकता था कि एक मशीन 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। तो आगे चलकर ये जो आविष्कार हैं उनकी शक्ल चलती रहती है और भी नवीन आविष्कार होते रहते हैं। 1825 तक आते आते रिचर्ड रॉबर्ट्स ने पहली स्वचालित बुनाई मशीन बनाई। उसके बाद में बढ़िया सिले हुए वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार होने लगे
उसके बाद में एक अमेरिकी एलियास होव ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया, जिसकी वजह से वस्त्रों की सिलाई में क्रांति हमको नज़र आती है। तो वस्त्र उद्योग के जो तमाम आविष्कार हैं उसकी वजह से उसमें यंत्रीकरण बढ़ता गया और इस तरह से वृहद स्तर पर उत्पादन संभव हुआ और इस उत्पादन को एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड ने इसका निर्यात करके इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा पूंजी अपने देश में इकट्ठा की और इस तरह से औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो हमको वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नज़र आती है। उसके बाद हम बात करते हैं भाप के इंजन का। वाष्प के इंजन का जो आविष्कार हुआ, इसी तरह से नए नए यंत्रों का आविष्कार होता जा रहा था और उन यंत्रों को चलाने के लिए शक्ति के नए सोर्स की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही थी। इसके पूर्व तक जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, वायु की शक्ति यानी पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन थी। जैसे कि अगर जल शक्ति का उपयोग कहीं पे करना है तो कारखाने का जो निर्माण किया जाए वो तेज़ बहने वाली पानी की धारा के पास में करना पड़ता था और ऐसी जलधाराएं बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी और अगर थी भी तो उन स्थानों से बहुत दूर थी जहाँ पर मजदूर मिल सकते थे या जहाँ पर कच्चा माल था और बाजार थे। इसलिए भाप की शक्ति का उपयोग करने के उपायों के बारे में खोज की गई और उसमें सफलता मिली। सबसे पहले 1712 में टॉमसन न्यूकोमैन नामक एक अंग्रेज थे, उन्होंने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया। तो ये आविष्कार तो कर लिया, लेकिन इस इंजन में ईंधन का खर्चा बहुत ज़्यादा था और ये हैवी बहुत था, जिसलिए इसकी वजह से हर स्थान पर इसका प्रयोग करना संभव नहीं था। फिर 1769 में जेम्स वॉट ने न्यूकोमैन का जो इंजन था उसके दोषों को दूर किया और एक नया भाप का इंजन, वाष्प इंजन बनाया जो कम खर्चीला था और ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। 1775 में जेम्स वॉट ने इस इंजन बनाने का कारखाना शुरू किया और जितने भी सूती वस्त्र उत्पादक कारखाने थे उसमें जेम्स वॉट के इंजन को लगाया जाने लगा। अब हम बात करते लौह उद्योग के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग। मशीनों का निर्माण करने के लिए लोहे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो कच्चे लोहे की प्रोसेसिंग होती है जिससे उसको साफ़ किया जाता है, लोहे को पिघला कर उसको साफ़ करके, ये जो तरीका था जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग की जाती थी वो बड़ा पुराना तरीका था, उसमें काफ़ी श्रम लगता था और बहुत महंगा भी था। लोहे को पिघलाने के लिए इंग्लैंड में पहले लकड़ी का कोयला काम में लिया जाता था, फिर इतना लकड़ी का कोयला उपयोग में लाने लगे कि लकड़ी के कोयले में तेज़ी से कमी आने लगी, तो खोज की जाने लगी कि ईंधन के दूसरे साधनों का प्रयोग किया जाए। 1750 के आसपास ये पता चला कि पत्थर के कोयले से बना जो कोक होता है उसको इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये जो खोज है इसका श्रेय अब्राहम डर्बी और जॉन रॉबक को जाता है। कोक की जो तेज ऊष्मा होती है उससे लोह अयस्क जो होता है, कच्चा लोहा जो जिसे हम कहते हैं ओर, उसको पिघलाने का और साफ करने का काम काफ़ी सुगम हो गया। तो कोक की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो पत्थर के कोयले के खनन में धीरे धीरे काफ़ी वृद्धि होने लगी। तो काफ़ी सारी भट्टियाँ तैयार की जाने लगी जिससे साफ और मजबूत लोहा भारी मात्रा में बनने लगा। 1784 में हेनरी कॉट ने एक विधि जिसका नाम है पडलिंग, उसका आविष्कार किया और इस विधि के माध्यम से अधिक शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हो सका। तो हेनरी कॉट की जो विधि थी पडलिंग, इससे लोहा उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और उत्तम किस्म के लोहे से कई प्रकार की नई मशीनें बनाने में अब बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। फिर धीरे धीरे लोहे का स्थान इस्पात ने ले लिया, क्योंकि लोहे से जो बनी मशीनें होती थी उनका वज़न ज़्यादा होता था, उनमें जंग बहुत जल्दी लग जाता था और इसकी तुलना अगर हम इस्पात से करें तो वो हल्का होता है वेट में, लेकिन मजबूत भी होता है, जंग रोधी होता है और सॉफ्ट लचकदार भी होता है, तो उससे मशीन बनाना ईजी होता है। इस्पात को बनाने के लिए लोहे को शुद्ध किया जाता है और उसमें कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज और कुछ और पदार्थ मिलाकर इस्पात को तैयार किया जाता है। 1856 से पहले इस्पात बनाने की जो विधि थी वो काफ़ी महंगी पड़ती थी, तो एक नवीन विधि का आविष्कार किया गया 1856 में। एक अंग्रेज थे हेनरी बेसिमर, उन्होंने जल्दी और सस्ता इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली जिसे कि बेसिमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया से इस्पात को तैयार किया जाता था और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इस्पात का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा
और इसके बाद का जो युग है, यानी जिसमें इस्पात के माध्यम से मशीनें बनने लगती हैं, उसको इस्पात के युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इन नवीन आविष्कारों ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्रांति ला दी। साथ ही साथ ये जो भाप का इंजन है, इसके प्रयोग ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में या सूती वस्त्र के जो कारखाने थे, उस इंजन के माध्यम से और भी ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुए। इसके अलावा लोह उद्योग के क्षेत्र में जो नवीन टेक्निक लाई गई हेनरी कॉट के माध्यम से, उसकी वजह से अच्छा लोहा बड़ी मात्रा में बनने लगा, जो मशीन निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक था। आगे चलकर इस्पात की बात हमने की। बेसेमराइजेशन जिसे हम कहते हैं, हेनरी बेसेमर ने जो इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली थी, उसकी वजह से भी आगे चलकर इस्पात के माध्यम से बड़े बड़े कारखानों में जो मशीनें लगती थी, उनका प्रयोग किया जाने लगा। थैंक यू।